Bismillahirrahmanirrahim. Today, from the syllabus of BA, we are going to discuss a novel, The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea. This is a book. ये असल में एक नावल है. नावल आपने शायद ज़िंदगी में कभी पढ़ा हो. नावल एक लंबी कहानी होती है जिसके अंदर बाकायदा करैक्टर होते हैं. ये भी एक नावल है. द ओल्ड मैन एंड द सी, बूढ़ा और समंदर. इस नावल को एक अमेरिकन राइटर ने लिखा है. उस अमेरिकन राइटर का नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे. अर्नेस्ट हेमिंग्वे. व्हाट इज हेमिंग्वे? हेमिंग्वे लोग पढ़ते हैं, आपने इसे हेमिंग्वे पढ़ना है. हेमिंग्वे. हेमिंग्वे बोर्न इन अमेरिका इन 1899. कुछ लोग कहते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1898 में पैदा हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं 1898 में पैदा हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1899 में पैदा हुआ था. क्लियर? और हेमिंग्वे की डेथ 1961 में हुई है. अगर आप इस पीरियड को गौर से देखें तो ये 20th सेंचुरी बनती है. अगर हम जायजा लें तो ये कौन सा पीरियड बनता है? यानी कि ये 19वीं सदी का आगाज बनता है, 20वीं सदी का आगाज बनता है, 20th सेंचुरी का आगाज बनता है. यानी कि आप कंसिडर करें कि 1961, यानी कि इसके अंदर जब अर्नेस्ट हेमिंग्वे जवान था उस वक्त 1910 होगा, फिर 1920 आया होगा उसकी जवानी में, फिर 1930 आया होगा, फिर 1940 आया है, फिर 1950 आया है, 1960 आया है. ये बात करने का मकसद ये है, अगर आपको याद हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई है? 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 में ख़त्म हो गई. 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 में ख़त्म हो गई. जब ये पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, क्या हेमिंग्वे उस वक्त जिंदा था? हेमिंग्वे के दौर में जवानी में ही वार हुई है ना. हेमिंग्वे ने उस दौर को, उस वार को देखा है, ना सिर्फ देखा है बल्कि वार के अंदर हिस्सा भी लिया है उसने पर्सनली. क्लियर? हेमिंग्वे ने. सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर कंफ्लिक्ट है. चलो मैं कहता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुई है सपोज, और 1948 में ख़त्म हो गई है. तो क्या इस पीरियड में भी अर्नेस्ट हेमिंग्वे अलाइव था? इट्स मीन दैट अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने 2 वर्ल्ड वॉर देखी ज़रूर है. और हेमिंग्वे की अपनी बात करें तो बचपन से ही शिकार का बड़ा शौक रखता था. इसके फिश का भी शिकार किया है, एम्बुलेंस ड्राइवर बन गया है, फिर जर्नलिस्ट बन गया है. ही वॉज ऑल्सो अ बुल फाइटर, और वो बहुत ज़्यादा मैरी मेकिंग का शौकीन भी था. इवन कि 4 शादियाँ की हैं हेमिंग्वे ने, और वैसे भी उसके कई अफेयर थे हेमिंग्वे के. वाइन बहुत ज़्यादा पिया था. वाइन पीने की वजह से हेमिंग्वे को कहते थे बिग पापा, बिग पापा कहते थे. यानी कि वो कहते कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे की गाड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा वाइन होती थी कि वो पूरी पार्टी वाइन पी सकती थी. क्लियर? तो हेमिंग्वे ने 2 वर्ल्ड वॉर देखी हैं, और जीदार बहादुर इस तरह था हेमिंग्वे कि जंग में जब हिस्सा ले रहा था उस वक्त एक बार जंग में चॉकलेट फौजियों को बांट रहा था छोटी साइकिल के ऊपर. ब्लास्ट हो गया, सारे कपड़े फट गए, जिस्म से खून रस रहा था. फिर भी एक और जख्मी फौजी को कंधे पर डालकर हॉस्पिटल तक ले आया साइकिल चला के. ही वॉज रियली ब्रेव पर्सन. बहुत बहादुर. कई बार मौत के मुंह से जाकर फिर वापस आया है. उसके जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर जख्म का निशान ना हो, लेकिन ही वॉज रियली अ ब्रेव मैन. और उसके दोस्त कहते थे कि हमने अर्नेस्ट हेमिंग्वे जैसा जीदार शख्स नहीं देखा. ही वॉज रियली ब्रेव. ओके. तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने 2 वर्ल्ड वॉर देखी थी. देखो बेटा, जब जंग होती है आपको पता है कि क्या हालात होते हैं. हमने 2 छोटी जंगें की थी और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, आप यूँ समझे कि जैसे हमारा ये मकान गिर जाए, जैसे हमारा सारा कोई सर्टिफिकेट अंदर दब जाए मलबे के नीचे, जैसे कि हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन, हमारे दोस्त
मलबे के नीचे दब जाएं ब्लास्ट की वजह से, हर जगह पर खून रेजी हो जाए, हमारे दोस्त मर जाएं, तो आप सोचें आपके रिलेटिव दोस्त और आप मर जाएं और आप बेघर हो जाएं और आपके यहाँ जो खूबसूरत बिल्डिंग्स थी वो सारी तबाह हो जाए, मलिया मेट हो जाए, हर तरफ बर्बादी बर्बादी हो, जख्म ही जख्म हो, बीमारी बीमारी हो, तो सोचें आपकी क्या हालत होगी। डेफिनेटली यू विल बी सैड एंड यू विल बी डिसअपॉइंटेड। आप मायूस होंगे, आपका कोई काम करने को दिल ही नहीं जाएगा, आपका दिल नहीं करेगा कि दोबारा मेहनत करें, दोबारा घर बनाएं, दोबारा रिश्तेदारियां बनाएं, दोबारा शादियां करें, बच्चे पैदा करें, फिर दोबारा एक जिंदगी का ताना बाना बुन दें। आप मायूस हो जाएंगे इतनी ज़्यादा बर्बादी देखकर। तो 2 जंगें जब हुई थी तो क्या था दुनिया की हालत, पूरी दुनिया में क्योंकि जंगें हुई थी, पूरी दुनिया के लोग हाथ पर हाथ रख के बैठ गए और वो उदास हो गए, मायूस हो गए, दुखी हो गए, उनका दिल नहीं चाहता था काम करने को, वो सैकी पेशेंट हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने बहन भाइयों की लाशें देखी थी, उन्होंने अपने खूबसूरत घर गिरते हुए देखे थे, उन्होंने खूबसूरत शहर तबाह देखे थे। तो पूरी दुनिया क्या थी, मायूस थी। क्या थी, कब 2 जंगें होने के बाद दूसरी जंग कब खत्म हुई, 1948 में खत्म हुई। 1948 में जंग जब खत्म हुई है तो क्या हुआ, लोग क्या थे, डिसअपॉइंटेड थे, मायूस थे। क्या थे, मायूस थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने 1952 में, वैसे नावल पहले भी लिख रहा था, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने बकायदा नावल का जो आगाज किया है, उसने पहला नावल जो लिखा है द फेयरवेल टू आर्म्स उसने लिखा है, वो 1926 में लिखा है। फिर द सन ऑल्सो राइजेस उसने लिखा है 1927 में। फिर उसने लिखा है फॉर होम द बेल टॉल्स, घंटी किन के लिए बजती है, वो एक कारनामा एक जवान का दिखाया है। फिर उसने लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने एक नावल और उसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी, और ओल्ड मैन एंड द सी उसने 1952 में लिखा है। उस वक्त अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नावल मंजर आम पर आया जब पूरी दुनिया मायूस हो चुकी थी, तमाम दुनिया मायूस हो गई थी, तमाम दुनिया काम नहीं करना चाहती। तो उस शख्स ने 1952 में नावल लिखा। नावल इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि उसकी ट्रांसलेट किया गया, उसको कई जबानों में ट्रांसलेट हो गया और दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। 2 साल के अंदर अंदर उस नावल को पढ़कर वो जो मायूस लोग बैठे हुए थे दोबारा से एक बार जिंदा हो गए। उन्होंने कहा हमने दोबारा काम करना है, हमने स्ट्रगल करनी है, हमने कोशिश करनी है, चाहे ये मकान हम पूरे तामीर कर दें और तुम फिर गिरा दो, हम फिर कोशिश करेंगे। क्यों, इसी एक नावल की वजह से। कौन सा नावल, द ओल्ड मैन एंड द सी की वजह से, और फिर इस खूबसूरत नावल लिखने की वजह से जिसके अंदर स्ट्रगल का लेसन दिया गया था, कौम को ये बताया गया था, तमाम दुनिया को, कोई बात नहीं, मायूस मत होइए, मायूसी गलत चीज है, बल्कि दोबारा स्ट्रगल करने के लिए, घरों को बनाने के लिए, जिंदगी का दोबारा खुशहाल बनाने के लिए कोशिश करो, स्ट्रगल करो, चाहे दोबारा हर चीज खत्म हो जाए तुम फिर स्ट्रगल करो, क्योंकि इंसान का खासा ही यही है कि वो स्ट्रगल करता रहता है। और इस नावल की वजह से पूरी दुनिया जोश में आ गई, पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई, पूरी दुनिया डिटरमाइंड हो गई, उनके अंदर फॉर्टिट्यूड आ गया, उनके अंदर डिजायर और जज्बा पैदा हो गया कि यस हमने इस दुनिया को दोबारा से बनाना है। एक नावल की वजह से, एक नावल की वजह से पूरी दुनिया के अंदर क्या हो गया, पूरी दुनिया के अंदर, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एशिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात, पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया दोबारा से उनके लिए करेज आ गई कि यस वी हैव टू स्ट्रगल। और इस बात पर 1952 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज बहुत गिने चुने लोगों के पास है, पाकिस्तान में सिर्फ अब्दुल सलाम के पास नोबेल प्राइज है, और इंडिया में सिर्फ 2 लोग हैं या 3 लोग हैं जिनके पास नोबेल प्राइज है, बहुत फ्यू चंद लोगों के पास नोबेल प्राइज है, और इस शख्स को भी नोबेल प्राइज दिया गया। देखते हैं वो कौन सा नावल है, ये जो नावल द ओल्ड मैन एंड द सी है, ये कैसा नावल है आखिर, जिसने पूरी दुनिया को दोबारा से इनकरेज किया और दुनिया को दोबारा से डिटरमाइंड कर दिया, पुरज़म कर दिया, और स्ट्रगल के लिए तैयार वो लोग नजर आने लगे। आखिर उस नावल में कैसी बात की गई है, क्या बात की गई है, और स्ट्रगल का मैसेज कैसे दिया गया है। आइए उस नावल को पढ़कर देखते हैं उसमें क्या हुआ है। आर यू रेडी फॉर दिस? इस नावल में 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक का नाम है सेंथियागो
इसको सैंटियागो नहीं पढ़ना, सैंटियागो पढ़ना है। मैंने उर्दू में भी लिख दिया सामने, सैंटियागो। व्हाट इज द वर्ड? सैंटियागो। ही इज एन ओल्ड मैन, ये एक बूढ़ा आदमी है। इसके चेहरे पर सारे रिंकल्स हैं, इतना बूढ़ा है। इसका सर भी सारा बूढ़ा है, इसकी गर्दन भी बूढ़ी है, इसका सारी फिजिक बूढ़ी है। ये एक कमजोर आदमी है, लेकिन इसकी आंखें बहुत चमकदार हैं। इसकी आंखें ब्लू हैं और फुल ऑफ डिटर्मिनेशन है, अज़म से भरी हुई, उम्मीद से भरी हुई आंखें हैं इसकी, इस ओल्ड मैन की। दूसरा एक 11 साल का लड़का है जिसका नाम मैनुलिन है। क्या? मैनुलिन। ये एक 11 साल का लड़का है। क्लियर? ये इस ओल्ड मैन का दोस्त है। ओल्ड मैन की बीवी की डेथ हो चुकी है और ये मैनुलिन बचपन से ही बहुत छोटा था, उस वक्त सैंटियागो के साथ उसकी बोट में फिशिंग के लिए जाता है, मछलियां पकड़ने के लिए जाता है। तो आपको पता चला सैंटियागो बाय प्रोफेशन कौन है? ही इज अ फिशरमैन। बाय प्रोफेशन क्या है? फिशरमैन, मछलियां पकड़ता है। और मैनुलिन कौन है? उसका फ्रेंड भी है, उसका प्यूपिल भी है, उसका शागिर्द भी है। क्लियर? तो ये क्लियर है। मैनुलिन अपने उस्ताद की बड़ी इज्जत करता है, उस्ताद को कंपनी देता है, और वो जब भी परेशान होता है तो उसको दोबारा डिटरमाइन करता है, उसको अज़म देता है। और सैंटियागो जब भूखा होता है तो उसे खाना भी देता है। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ गुड प्यूपिल। बड़ा अच्छा शागिर्द है सैंटियागो का। क्लियर? इस पूरे नावल के अंदर एक और कैरेक्टर भी है, और ये कैरेक्टर है मार्लिन। मार्लिन एक मछली का नाम है। मार्लिन एक मछली का नाम है, मार्लिन। और ये समंदर के अंदर है। ओल्ड मैन इस मछली को, इस मार्लिन को पकड़ेगा। आपने मिंगल नहीं करना। ये मैनुलिन है, लड़का है, ये मार्लिन है, ये फिश है। क्लियर? दीज आर द कैरेक्टर्स। ये जो कैरेक्टर हो गया आपके। अच्छा, कुछ और भी हैं, शॉक्स हैं। शॉक्स जो होती हैं वो आम फिश से ज़्यादा डिफरेंट होती है, और वो ज़्यादा वहशतनाक होती है, ज़्यादा वहशी होती है, चीज़ों को चीर फाड़ देती है, दूसरी मछलियों को खा जाती है। ये शॉक्स होती हैं, इनके बड़े बड़े दांत होते हैं। क्लियर? ये खूनख्वार किस्म का मछलियाँ हैं। एक फर्स्ट शार्क है जो पहले पहले आती है। फिर दो शाउलोस, बेलचे की शक्ल वाली शार्क्स हैं इस नावल के अंदर, उनकी बात की जाती है, उनका फंक्शन है। ये दो हैं। फिर एक चौथी शार्क है जिसका पिग टाइप शार्क है। ये सूअर की शक्ल की शार्क है, सूर जैसा इसका नाक है, इस तरह की शार्क है। एक फिर फिफ्थ और सिक्स्थ शार्क है, पांचवी और छठी शार्क्स है। फिर एक ग्रुप ऑफ शार्क्स है। ये ग्रेजुअल इसी तरतीब से नावल के अंदर आएंगी और नावल में इसको डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर? एक्टिव है? नावल शुरू करें। नावल जून ही स्टार्ट होता है, नावल जून ही स्टार्ट होता है। हमारी मुलाकात सैंटियागो से होती है। सैंटियागो ओल्ड मैन है, बाय प्रोफेशन मछेरा है, लेकिन सैंटियागो को 84 डेज गुजर चुके हैं। कितने? 84 दिन गुजर चुके हैं। ये मछली नहीं पकड़ सका। हर रोज मछली पकड़ने जाता है और हर रोज ये कहता है कि आज मैं मछली पकड़ कर लाऊंगा। अज़म नहीं टूटा, उम्मीद नहीं टूटी। हालांकि 84 दिन हो गए, भूख से मर रहा है। और इसकी झोपड़ी है, उसकी झोपड़ी पत्तों से बनी हुई है, और इस झोपड़ी को कहते हैं शाइक। क्या कहते हैं? शाइक। पत्तों से बनी हुई झोपड़ी है, इसको शाइक कहती है। शाइक में ये रहता है। बिस्तर बस समझे कि स्प्रिंग है उसके ऊपर, बेड के ऊपर, और स्प्रिंग के ऊपर बहुत सारे न्यूज़पेपर डाले हुए हैं। शाम को ट्राउजर उतारता है अपना, उसे लपेटता है, सर के नीचे रखता है, सो जाता है। सुबह वही ट्राउजर पहन लेता है। गरीब आदमी है। इसकी बीवी मर चुकी है। बीवी की तस्वीर उस शाइक में, शाइक का मतलब झोपड़ी, हाँ झोपड़ी, तो उसके शाइक के उसने अपनी बीवी की तस्वीर रखी हुई है। तस्वीर के ऊपर उसने अपनी शर्ट डाली हुई है ताकि बीवी की तस्वीर देखकर उसे तन्हाई का एहसास ना हो। क्लियर? तन्हाई का एहसास ना हो। अब जो ही नावल ओपन होता है तो ओल्ड मैन और मैनुलिन दोनों झोपड़ी में बैठे हुए हैं, और ओल्ड मैन कह रहा है
कि मेरा ख्याल में मैं कल जाऊंगा, शायद कोई मछली ज़रूर पकड़ कर लाऊंगा। मैनुलिन कहते हैं ये बताओ तुमने कुछ खाया भी है? हाँ मैंने येलो राइस खाए हैं, मैंने चावल खाए हैं, हालांकि ओल्ड मैंने चावल नहीं खाए। अच्छा तुम चावल गर्म कैसे करते हो? बस यहाँ मैं गर्म कर लेता हूँ। मैनुलिन को पता है कि ओल्ड मैन ने राइस नहीं खाया, ये भूखा है। और मैनुलिन कहता है अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। मैनुलिन वे उसके लिए कोई चीज़, काफ़ी, शराब और खाना पीना ले आता है, अपने उस्ताद को पेश करता है, वो खाता है और बाद में डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें कैसा लगेगा मैनुलिन? ओल्ड मैन कहता है मैनुलिन तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं कल जाऊं मछली पकड़ने के लिए और एक 1000 पाउंड वजन की बड़ी सारी मछली पकड़ कर ले आऊं, तो बताओ तुम उस मछली को बेचकर पहले पहले क्या खरीदोगे? उसका अभी तक होप नहीं टूटी, अभी वो यही सोच रहे कल जाऊंगा मछली पकड़ कर ले आऊंगा। और मैनुलिन कहता है कि अगर तुम पकड़ कर ले आओगे तो मैं छोटी मछलियां पकड़ने वाला जाल खरीदूंगा। ठीक, तो ओल्ड मैन कहता है मेरे ख्याल में 85 इज अ लकी नंबर। 84 दिन तो गुजर गए हैं, कल कौन सा दिन आएगा? 85 आएगा ना। और ओल्ड मैन देखे कितना डिटरमाइंड है, कहता है मेरे ख्याल में 85 इज अ लकी नंबर, ये बड़ा अच्छा है। मेरे ख्याल में हमें तो रेफरल टिकट खरीद लेनी चाहिए इस नंबर की। और देखना कल मैं 85 डे को जाऊंगा और डीप सी में जाऊंगा और मैं एक फिश पकड़ कर ले आऊंगा। हालांकि वो गरीब है, कुछ भी नहीं उसके पास, भूखा मर रहा है, उम्मीद फिर भी नहीं टूटी। 84 डेज गुजर चुके हैं और 85 डे को वो जा रहा है समंदर में। मछलियां पकड़ने का तरीकाकार ये होता है कि एक बड़ा हुक होता है, इस तरह का कांटा जिसे कहते हैं, इतनी हाथ जितनी एक मछलियां होती हैं, ठीक है, जिनको सरदाइन कहते हैं, छोटी मछलियां, सरदाइन, ट्यूना, इस तरह की मछलियां होती हैं। इस कांटे, ये कांटा है, अगर इस कांटे के अंदर उस मछली को परो दिया जाता है मारकर, फिर 2-4 और मछलियां भी परो दी जाती हैं, वो 4 मछलियों का एक कांटा बन जाता है। एक कांटा ऐसे लोहे का लटका होता है, उसके ऊपर 4, 5, 6 मछलियां लटकी होती हैं। अब ये पानी में यूं रस्सी के साथ बांध कर इसको नीचे पानी में फेंक दिया जाता है। बड़ी मछली आती है, वो देखती है कि 4, 5, 6 मछलियां इकट्ठे ठहरी हुई हैं, क्यों ना इन छोटी मछलियों को खा जाऊं। वो छोटी मछलियों को जो ही खाती है, कांटा भी अंदर चला जाता है, और जब वो अंदर उसे चबाती है, कांटा कहीं ना कहीं फंस जाता है, क्योंकि वो हुक टाइप होता है। कांटा गले में फंस गया तो फिर ऊपर मछेरा जो है रस्सी को खींचता है और वो बड़ी मछली पकड़ी जाती है। अब आपको समझ आ गया कि बड़ी मछली को कैसे पकड़ा जाता है। तो इस कांटे को, जिसके अंदर मछलियां लगी होती हैं, इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। सुबह सवेरे इरादा होता है कि ओल्ड मैन सुबह सवेरे उठेगा अर्ली इन द मॉर्निंग और मैनुलिन को उठाएगा उसकी झोपड़ी से, और फिर मैनुलिन उसे प्रोवाइड करेगा सरदाइन, कांटा लगाने के लिए मछलियां छोटी। ओल्ड मैन फिर डीप सी में चला जाएगा। ओल्ड मैन सुबह सवेरे उठता है बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग और उठकर जाता है और मैनुलिन को जाकर उठाता है। मैनुलिन नंगा सोया होता है, उस नंगे बच्चे को उठाता है, तो वो जब आ रहा होता है उसके कंधे पर हाथ रखकर वो ऐसे शर्मा रहा होता है मैनुलिन। फिर ओल्ड मैन वहां पर उसे कहता है, ओह इट इज बिटवीन द फिशरमैन, तुम घबराओ नहीं, तुम शर्माओ नहीं, ये मच्छरों का आपस का मामला है, हमारा तुम्हारा, ठीक है, कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। और फिर उससे वो सार्डाइन प्रोवाइड की जाती है। ओल्ड मैन कांटे लगाता है, समंदर में रवाना होता है और दूर समंदर में जाके अपने कांटे 4 कांटे डाल देता है। ओल्ड मैन के पास रस्सी मौजूद है और 1800 फीट उसके पास रस्सी मौजूद है, अच्छी खासी रस्सी है ये, ठीक। 4 कांटे लगाकर बैठ गया है। अब धूप निकल आई है, वो दूर दराज वो दूसरे मच्छरों को भी काम करता हुआ देख रहा है। ओल्ड मैन ने अज़म किया हुआ है तो मछली पकड़ कर जाएगा। वो गहरे समंदर में आगे से आगे चला जाता है और फिर उसकी तकरीबन 12 बजे के करीब एक फिश उसको लगती है जिसका नाम ट्यूना होता है। यानी कि 85th डे को ओल्ड मैन समंदर में गया। ओल्ड मैन ने वहां जाकर पहले पहले सोचा, जब फारिग बैठा हुआ था, बेसबॉल के बारे में। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट देखने का शौक होगा, किसी को फुटबॉल देखने का शौक होगा, किसी को रेसलिंग देखने का शौक होगा, कोई ना कोई गेम देखने का शौक होता है ना। ओल्ड मैन को बेसबॉल देखने का शौक है। क्या? बेसबॉल एक स्टिक होती है, डंडा होता है, साथ एक गेंद दूर से फेंकी जाती है और इधर से
जैसा क्रिकेट में छक्का चौका लगाया जाता है ऐसे मारा जाता है डंडे के, इसे बेसबॉल कहते हैं। क्लियर? ओल्ड मैन को बेसबॉल देखने का शौक है, और जिस तरह क्रिकेट के शौकीन को शायद अफरीदी अच्छा लगता है, इस तरह ओल्ड मैन को बेसबॉल का एक चैंपियन है डिमाइजियो। डिमैगो नहीं कहना उसे, डिमाइजियो कहना है। डिमाइजियो और मिग्रा ये उसे पसंद है। ओल्ड मैन कश्ती में बैठा हुआ है और वो सोच रहा है किसके बारे में? डिमाइजियो के बारे में, मिग्रा के बारे में सोच रहा है। डिमाइजियो और मिग्रा के बारे में सोच रहा है। उसके बाद एक ट्यूना मछली उसकी लगती है। वो उस ट्यूना मछली को पकड़ता है, ये एक हाथ बड़ी मछली है, उसको रख लेता है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल फिश। और वो सोचता है कि वो बड़ी मछली आज पकड़ेगा और जब वो भूखा होगा इस मछली को कच्चा ही खा लेगा, वो भूख बिठा लेगा, क्योंकि मछली कच्ची मछली खा लेते हैं। क्लियर? ट्यूना रख दी। उसके बाद तकरीबन आप कह सकते हैं 2 बजे के करीब ओल्ड मैन की जो स्टिक थी, जो उसने बोर्ड के पास स्टिक चढ़ाई हुई थी जिसके साथ रस्सी बंधी हुई है और रस्सी नीचे कांटे के साथ है और नीचे कांटा है, उस स्टिक ने जर्क किया। ओल्ड मैन को पता चला कि कोई ना कोई मछली लग गई है। उसे रस्सी को पकड़ा, देखा, वजन किया, लगा के बहुत बड़ी मछली है। वो खींचने की कोशिश करता है, मछली ऊपर नहीं आ रही, और ये मछली जो लग चुकी है ये मॉर्लिन है। ये बहुत बड़ी मछली है, ये 18 फीट लॉन्ग है, इसका वजन 2000 पाउंड है, ये 1500 पाउंड है अंदाजे के मुताबिक। ये एक बहुत बड़ी मछली है। ओल्ड मैन इस मछली को फांसने में कामयाब हो चुका है, लेकिन मछली ऊपर नहीं आ रही, मछली डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रही है, और मछली नॉर्थवर्ड और ईस्टवर्ड मछली इस सिमत में जा रही है, यानी कि शुमाल मशरिक की तरफ जा रही है। कहाँ? मछली शुमाल मशरिक की तरफ और डीप जा रही है। अब ओल्ड मैन ऊपर रस्सी को पकड़ कर बैठा हुआ है, मछली मार्लिन उस पूरी बोर्ड को खींच कर लेकर जा रही है। ओल्ड मैन बैठा हुआ है और सोच रहा है कभी तो ये मार्लिन थकेगी, जब ये थकेगी तो मैं इसको खींच लूंगा। ओल्ड मैन पूरा डिटरमाइंड है और पूरे अज़म के साथ बैठा हुआ है कि आज वो मछली पकड़ कर जाएगा। और रात हो जाती है, ओल्ड मैन रात तक बैठा रहता है, इंतजार करता है और कहता है कि मछली मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक? और ये भी कहता है, वो कहता है कि मछली तुम मेरा एम हो, तुम मेरा मकसद हो, तुम मेरी दोस्त भी हो, लेकिन मछली मैं तुम्हें मार कर रहूंगा, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रात आती है, गुजर जाती है, सुबह होती है। ओल्ड मैन जहरी बात है, बूढ़ा आदमी है, थका हुआ है, वो बार बार पानी में हाथ दबोता है, सर पर हाथ फेरता है, अपने आप को दोबारा एक्टिव करता है और कहता है मेरे हाथों कायम रहना, मेरी टांगों तुम कायम रहना, स्टे रहना, और आज मछली को पकड़ कर जाऊंगा। टाइम गुजरता है, सुबह का वक्त है, और मछली सुबह के वक्त पहली बार ऊपर आती है और वो निकलती है समंदर में से, यूं साकित होती है और फिर समंदर में गिर जाती है। ओल्ड मैन कहता है अच्छा तो मछली मुझे दिखाने आई है कि ओल्ड मैन देख तो सही कि तेरा वास्ता किस चीज के साथ है, मेरी कद देख, मेरा वजन देख, मेरा लेंथ देख, किस बला को तूने फांस रखा है, देख तो सही। ओल्ड मैन कहता है कि अच्छा तो मुझे दिखाने आई है, लेकिन मैं भी तुम्हें लेकर जाऊंगा। ओल्ड मैन डिटरमाइंड है। ओल्ड मैन थोड़ी देर के लिए अपने गिर्द रस्से को लपेट कर हाथ में रस्से को पकड़ कर लेट जाता है, और मछली एक बार जर्क देती है, झटका देती है, और ओल्ड मैन के हाथ पर रस्सी फिर जाती है, हाथ उसका जख्मी हो जाता है, हाथ पर गस्सा लग जाता है, रस्सी का हाथ पर रगड़ लग गई है, हाथ पल्प हो गया है, नरम हो गई वो जगह, जख्मी हो गया हाथ। ओल्ड मैन फिर भी कायम रहता है, वो भूखा भी है, वो प्यासा भी है। फिर एक परिंदा ओल्ड मैन के स्किफ में आकर, स्किफ कहते हैं बोट को, कश्ती को, स्किफ में आकर परिंदा बैठता है। फिर कुछ मुर्गादों की कतार ऊपर जाती है। ओल्ड मैन कहता है समंदर में कोई शख्स भी अकेला नहीं होता, कोई ना कोई उसके साथ होता है। फिर एक जहाज ऊपर से गुजरता है। ओल्ड मैन फिर ये दिन गुजर गया, ये नाइट भी गुजर गई, अब ये दिन चल रहा है, 86 डे चल रहा है। ठीक? इस दिन मार्लिन सरफेस के ऊपर आई है, आइए ना। इस दिन उसका हाथ जख्मी हुआ है, इस दिन उसने बर्ड्स देखे हैं, एक बर्ड को अपनी कश्ती में बुलाया है, और ऊपर कुछ कतार देखी है मुर्गाबियों की। ठीक जी?
और इस दिन उसने ओल्ड मैन ने याद किया अपनी जवानी को कि किस तरह जवानी में एक बार वो चैंपियन बन गया था जब उसने काले हबशी के साथ पंजा आजमाई की थी। जब पंजा आजमाई उसने उसके साथ की थी तो एक दिन और एक रात एक टेबल के ऊपर बैठ कर वो जोर लगाते रहे थे और आखिरकार ओल्ड मैन उस नीग्रो से जीत गया था। ठीक है, ओल्ड मैन सोचता है कि अगर उसने जवानी में चैंपियनशिप हासिल की थी तो आज भी इस मछली को मारकर इसको पकड़कर फिर वो एक बार चैंपियन बन जाएगा। वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स तमाम तर मच्छरों से मनवा लेगा। वो मच्छरे जो ओल्ड मैन को कहते हैं कि तुम बदबख्त तरीन शख्स हो, तुम सलाओ हो, सलाओ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, सलाओ यानी कि बदबख्त तरीन हो। ओल्ड मैन चाहता है कि आज दोबारा मछली पकड़कर वो उन तमाम लोगों को साबित कर दे कि वो वाकई एक स्किल्ड फिशरमैन है, बहादुर फिशरमैन है, कामयाब फिशरमैन है। 86 डे गुजर गया, मछली ने अपने आप को दिखाया भी है, ओल्ड मैन उसके साथ स्ट्रगल भी की है। नाइट आती है, ओल्ड मैन बहुत थका हुआ है, अपनी बोन्स के अंदर भी टायर्डनेस महसूस कर रहा है। ओल्ड मैन कुछ देर के लिए सो भी जाता है, फिर जाग जाता है। मछली उसे नॉर्थवर्ड ईस्टवर्ड लेकर जा रही है। ओल्ड मैन ऊपर रस्सी को पकड़कर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है मछली के थकने का। तो ये नाइट भी गुजर गई। अब आई 87 डे आ गया। 87 डे सुबह सवेरे सूरज निकलने के साथ ही मछली थक गई, मछली सरफेस पर आ गई। ओल्ड मैन ने रस्सी के साथ मछली को खींचना शुरू किया, मछली करीब आई। ओल्ड मैन ने अपना हार्पून उठाया, हार्पून नेज़े को कहते हैं, नेज़ा उठाया और मछली के दिमाग में दे मारा। मछली एकदम फिजा में खड़ी हुई, मोहल्ले को हुई और फिर किसी चट्टान की तरह वो नीचे गिर गई और वो उलट गई। मछली बहुत बड़ी थी, मछली मर चुकी थी। मछली को बोट के अंदर अकेला शख्स कैसे डाल सकता है? ओल्ड मैन अपने दोस्त को याद करता है, मैनोलिन को। काश के मैनोलिन मेरे साथ होता, काश द बॉय वर हियर, लड़का यहाँ पर होता, लेकिन वो अकेला है। वो ऐसा करता है कि मछली को अपनी स्किफ के साथ, ये उसकी स्किफ है, बोट है, उस बोट के साथ मछली को रख के ऐसे मछली को उसके साथ बांध देता है। अब बोट और मछली दोनों को ऐसे लेकर जा रहा है समंदर में। तन्हा शख्स 2 दिन 2 रातें लड़ने के बाद तीसरे दिन मछली को पकड़ने में मारने में कामयाब हुआ, बांध लिया उसे और अब कहाँ जा रहा है? घर की तरफ रवाना हो रहा है। क्लियर? कहाँ जा रहा है? कौन सी फिश को मारा है ओल्ड मैन ने? मार्लिन को मारा है। ओल्ड मैन रवाना होने लगा। ओल्ड मैन जब रवाना होता है मछली को बांधने के तकरीबन 2 घंटे बाद, आप कह सकते हैं आप ये दोपहर का वक्त है, इस वक्त ओल्ड मैन बैठा मछली को बार बार देख रहा है, खुश हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी मछली मार ली है। तो उसी वक्त उसने देखा कि दूर से एक शॉर्क आ रही है, क्योंकि ओल्ड मैन ने मार्लिन के सर में जो हार्पून मारा था वो ब्लड ट्रिकल कर रहा था, ब्लड की स्मेल समंदर में मौजूद थी। उस स्मेल के ऊपर एक शौक को पता चला कि कोई मछली यहाँ मर गई है और उस मछली को खाने के लिए शौक रवाना हुई। फर्स्ट शौक आई, बहुत खौफनाक शौक है, आई है और ओल्ड मैन भी लड़ने के लिए तैयार हो गया उससे। यूं ही दूर से उसे आते हुए देखता है, उसका ऊपर से उसका कोई उसकी टील नजर आ रही है उस शौक की। यूं ही देखता है, खड़ा हो जाता है, अपने हार्पून को तैयार कर लेता है, लेकिन शौक ऐसी महारत के साथ आती है और आते ही वो इस मार्लिन के पेट में अपने दांत गाड़ देती है और ओल्ड मैन देखता है कि उसकी गोश्त के फटने की आवाज आ रही है। ओल्ड मैन उस शार्क को हार्पून मारता है, हार्पून उसके सर में लगता है, हार्पून उसके सर में फंस जाता है। ओल्ड मैन ने हार्पून के पीछे रस्सी भी बांधी हुई है ताकि हार्पून कहीं फंस जाए तो रस्सी के जरिए खींचा जा सके। हार्पून समंदर में गिर जाए तो रस्सी से दोबारा उठा लें, लेकिन रस्सी जब बंधी हुई है वो हार्पून मछली के सर में फंस गया है। मछली मर गई, मछली साथ गई, हार्पून साथ गया। ओल्ड मैन ने रस्सी से खींचा हार्पून, रस्सी टूट गई, हार्पून भी गया, शार्क भी मर गई और 40 पाउंड गोश्त यहाँ से फट गया। इसका 40 पाउंड गोश्त फट गया। ओल्ड मैन उसे देख देख कर बड़ा दुखी हुआ कि बेहतरीन गोश्त फट चुका है, लेकिन ओल्ड मैन अब ये अफसोस भी कर रहा था उसका हार्पून भी चला गया है। ओल्ड मैन अब ये भी सोच रहा था कि इसके बाद और मछलियां भी आएंगी क्योंकि अब खून समंदर में फैल रहा है। ओल्ड मैन ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और इस जगह पर ओल्ड मैन वो लफ्ज कहता है जो दुनिया के ऊपर सब तो गए हैं, दुनिया ने हमेशा हमेशा याद रखे हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे के ये अल्फाज
जब ओल्ड मैन ने गोश्त फटने के बाद जब उसका नुकसान हो गया और दूसरी शॉक्स भी आ रही थी, उसने पुरअज़म 2 सेंटेंस कहे। उसने कहा, अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना। और फिर वो कहता है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एक इंसान तबाह हो सकता है लेकिन शिकस्त नहीं खा सकता। मैं शिकस्त नहीं खाऊंगा। वो ओवर 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 कहते हैं चप्पू को, चप्पू उठाता है, उसके ऊपर एक खंजर बांधता है। अपना खंजर बांधने के बाद अपने हापून का नेमल बदल तैयार कर लेता है। 2 और बेलचे की मुंह वाली 2 शाउल नोज शॉक्स आती हैं। ये स्पिंजर है, सफाया कर देने वाली शॉक्स हैं। ये आती हैं और आकर इस मछली के अंदर फिर अपने दांत गाड़ती हैं और मछली का, और ओल्ड मैन भी उस चाकू के जरिए उन मछलियों को मारता है। दोनों मछलियों को मार तो देता है, लेकिन मार्लिन का तकरीबन 1/4 पार्ट, चौथा हिस्सा तबाह हो गया है। ओल्ड मैन अब अपनी मछली को देख भी नहीं रहा। ओल्ड मैन को भी लगता है कि शायद ये कोई ख्वाब है, ये हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने 2 दिन 2 रातें मुसलसल मेहनत के बाद इस शार्क को इस मार्लिन को पकड़ा था, और शार्क्स ने उस पर हमला करके उस सारे गोश्त को फाड़ दिया है। उसके बाद ये आगे फिर एक 4th आती है, पिग टाइप, ये सूर की शक्ल की एक शार्क है। ये आती है, बहुत तेज तरीन है। ये भी आके मार्लिन पर हमला करती है, गोश्त नोचती है। ओल्ड मैन इसको भी मारता है, लेकिन चौथी पिग टाइप शार्क के मरने के साथ ही ओल्ड मैन का वो चाकू टूट जाता है और ओल्ड मैन का एक और वेपन भी चला जाता है। उसके बाद 5th और 6th शार्क्स आती हैं। ओल्ड मैन डंडा उठा लेता है और अपने क्लब उसे कहते हैं, इतना बड़ा डंडा होता है, उस डंडे से मछलियों से लड़ता रहता है। रात हो गई है, 2 बज गए रात के या 1 बज गया है, और वो रात को अंधेरे के अंदर अकेला आदमी शौक से लड़ रहा है अपनी मार्लिन को बचाने के लिए, जो बची कुची मार्लिन है। क्लियर? और लेकिन वो डंडा भी एक शार्क के मुंह में आता है और डंडा भी उसके हाथ से चला जाता है। उसके बाद फिर ओल्ड मैन जाता है, टिलर निकाल के ले आता है। ये आपकी जो चेयर है, इसके ऊपर ये जो फट्टा है, ये टिलर इस तरह का होता है, ठीक है। ये बोर्ड के पिछले से पड़ा होता है, डायरेक्शन को चेंज करने का काम आता है। टिलर निकाल के लाता है। टिलर के साथ इन ग्रुप ऑफ शार्क्स, जो बाद में ग्रुप की सूरत में शार्क्स आती हैं, उनके साथ सारी रात लड़ता रहता है। आखिरकार वो सारी शार्क्स इस मार्लिन के हिस्से सारे खा जाते हैं, गोश्त सारा खाया जाता है, और सिर्फ यहाँ पर एक इसका फ्रेम बच गया है और एक इसकी टेल बच गई है। फ्रेम और टेल बच गया इसका। वो मार्लिन का फ्रेम और टेल लेकर, ये फ्रेम लेकर वो घर की तरफ रवाना होता है। जब वो घर पहुंचता है, यानी कि किनारे पर पहुंचता है, सुबह हो रही होती है, रोशनियां बुझ रही होती हैं सैल समंदर की। वो इंतहाई थका हुआ है। अब उसने 3 नाइट्स, यानी कि ये उसने अब 2 दिन नहीं 3 दिन का सफर टोटल हो गया है, और 3 रातों का सफर हो गया है टोटल सफर, ठीक। उसने मार्लिन को 2 दिन और 2 रातों में पकड़ा है, लेकिन टोटल सफर उसका 3 दिन और 3 रातों का बनता है। क्लियर? ओल्ड मैन बांध उठाता है, रस्सी उठाता है, बैठता उठता घर पहुंचता है और जाकर वहां पर लेट जाता है। पहले समंदर के लोग सोच रहे होते हैं, सारे मछेरे, कि ओल्ड मैन कहीं मर गया होगा, 3 दिन हो गए हैं नहीं आया, कहीं डूब गया होगा। मैनुलिन भी बहुत परेशान था, लेकिन मैनुलिन सुबह सवेरे जब शाइक के अंदर आता है, झोपड़ी के अंदर आता है, देखता है कि वहां पर ओल्ड मैन मौजूद है, और भागकर सैल समंदर पर जाकर देखता है तो वहां पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और उस बड़ी मार्लिन की फ्रेम को देखकर कि इतना बड़ा स्केलेटन, इतना बड़ा ढांचा, उस ढांचे को देखकर सारे सरप्राइज होते हैं कि ओल्ड मैन ने इतनी बड़ी मछली पकड़ी, और तो मैच करते हैं कि कितनी लंबी है। सरप्राइज होते हैं सारे के सारे। मैनुलिन आता है, ओल्ड मैन ऐसे उल्टा सोया हुआ है। वो ओल्ड मैन को कहता है, जगाता है, और फिर उसके लिए कॉफी ले आता है। ओल्ड मैन आँख खोलता है, मैनुलिन को देखता है। ओल्ड मैन कहता है कि मैनुलिन, मैं हार गया हूँ। वो कहता है, नहीं, तुम नहीं हारे, तुमने मछली से शिकस्त नहीं खाई, तुमने शार्क से शिकस्त खाई है।
मार्लिन ने तुमने पकड़ी है। ओल्ड मैन कहता है नो नो आई एम नॉट लकी एनीमोर, नहीं मैं अब मजीद खुशकिस्मत नहीं रहा। तो मैंने इन तारीफ साज अल्फाज कहता है द हेल विद लक, द हेल विद लक, आई विल ब्रिंग द लक विद मी, के द हेल विद लक, आई विल ब्रिंग द लक विद मी, के किस्मत की ऐसी की तैसी, किस्मत तो मैं अपने साथ घसीट कर ले आऊंगा। ओल्ड मैन कहता है ना कि मैं खुशकिस्मत नहीं रहा, मैं लकी नहीं रहा, अब मैं जरा खुशकिस्मत नहीं हूँ। तो मैनुलिन कहता है कि किस्मत की ऐसी की तैसी, तुम एक बार दोबारा आज़म तो करो, किस्मत में अपने साथ दोबारा घसीट कर ले आऊंगा। ये उसका आज़म था। ओल्ड मैन सोता है और ओल्ड मैन शेरों के ख्वाब देख रहा है। यहाँ पर नावल खत्म हो रहा है कि ओल्ड मैन शेरों के ख्वाब देख रहा है। शेर लायन जो है दे आर द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, ये बहादुरी का सिंबल है। तो ओल्ड मैन इट्स मीन दैट दोबारा से पुरज़म हो गया है, दोबारा से बहादुर हो गया है। क्लियर? अच्छा, नावल यहाँ पर खत्म हो गया आपका। क्लियर? आइए इस नावल पर कुछ क्रिटिक करते हैं, कुछ तबसरा करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। देखो ओल्ड मैन जो दिखाया गया है, क्या उसने स्ट्रगल की? देखो कि उसने मार्लिन को पकड़ने के लिए 2 दिन 2 रातें थके हुए वजूद के साथ कोशिश की। ठीक, अपनी मार्लिन इज द सिंबल ऑफ एम। राइटर कहना चाहता है पूरी दुनिया के लोगों को, तुम्हारा फीबल कमजोर जिस्म है, इस कमजोर जिस्म होने के बावजूद भी तुम लोगों ने थके हुए जिस्म के बावजूद, इंजर्ड जिस्म के बावजूद, इंजर्ड हाथ के बावजूद तुमने कोशिश करनी है, तुमने स्ट्रगल करनी है, तुमने अपने एम को हासिल करना है, तुमने अपने घरों को फिर से बनाना है, तुमने कोशिश करनी है, बस स्ट्रगल करनी है तुमने। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसने जब स्ट्रगल की, उसने एम पकड़ लिया, फिर शॉक्स ने हमला किया। तो शॉक्स आर द सिंबल ऑफ डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स, मुसीबतों का सिंबल है कि जब इंसान कोशिश कर रहा होता है, कोई एम हासिल कर रहा होता है, तो उसके ऊपर क्या मुसीबतें आन पड़ती हैं। तो इंसान को बाद का शिकस्त भी देती हैं मुसीबतें, लेकिन इंसान का खासा ये है शिकस्त खाने के बावजूद भी वो फिर भी शेरों के ख्वाब देखे, ये इंसान का खासा है। अच्छा चलो, राइटर ये नहीं कहता, राइटर एक पैगाम देना चाहता है। राइटर कहता है तुम मार्लिन ना ले आओ, तुम फिश ना ले आओ, अरे भाई तुम स्केलेटन तो ले आओ। तुम मार्लिन ना ले आओ, स्केलेटन तो ले आओ ना। किनारे पर मेहनत करो, स्ट्रगल करो, मार्लिन तुम्हारे हाथ ना लगे, फिश तुम्हारे हाथ ना लगे, कम से कम स्केलेटन तो ले आओ ना। तुम्हें पता तो चले लोगों को कि तुमने स्ट्रगल की है जिंदगी में, आंतों और ओझलों के साथ तुमने जिंदगी नहीं गुजारी, तुमने भरपूर तरीके से स्ट्रगल वाली जिंदगी गुजारी है। क्लियर? तुम स्केलेटन लाजमी ले आओ, चाहे गोश्त ऊपर हो या ना हो। आने वाली नस्ल अगर कहेगी कि हाँ वो स्केलेटन जरूर ले आए थे, वो कोशिश जरूर करते रहे थे वो लोग। ये बात अच्छी है ना? आइए मैं एक रुख आउट बताता हूँ आपको इसका। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने जब ये नावल पढ़ा तो पूरी दुनिया में पब्लिश हुआ, पूरी दुनिया ने पढ़कर दोबारा पूरी दुनिया पुरज़म हो गई, पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रगल का जज्बा आ गया, करेज आ गई दुनिया के अंदर। बताइए कि एक आदमी कितना अजीम होगा, कितना कद्दावर होगा, कितना उसका बड़ा जहन होगा, कितना बहादुर उसका सीना होगा, जिसने पूरी दुनिया को दोबारा से खड़ा कर दिया है। एक शहर को नहीं, एक मुल्क को नहीं, एक स्टेट, एक कॉन्टिनेंट को नहीं, बल्कि पूरे ग्लोब को उसने जिंदा कर दिया है। तो वो शख्स खुद कितना बड़ा जिंदा दिल होगा ना? लेकिन अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने 1961 में अपने आप को शूट कर दिया था। वो शख्स जिसने पूरी दुनिया को हौसला दिया है, पूरी दुनिया को जीना सिखाया है, उसने अपने आप को गन के साथ शूट कर दिया, अपने आप को मार दिया। कैसे? ये तो फिर हार गया वो, जो कहता है कि नहीं, मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, जो कहता है इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना, उसने अपने आप को कैसे मार दिया। आइए इस बात को जरा मजीद आगे बढ़ाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हेमिंग्वे ने द ओल्ड मैन एट सी के बाद एक और नावल लिखा था। जब ओल्ड मैन एट सी लिखा तो उसके बाद इसे नोबेल प्राइज दिया गया। तो ओल्ड हेमिंग्वे बहुत प्राउड हो गया, बहुत पफ्ड हो गया, और ये अपने नावल के बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करता था और कहता कि मैं नोबेल प्राइज याफ्ता हूँ, मैंने दुनिया को जिंदा किया। हक भी बनता था उसका कहने का, उसने किया भी था दुनिया को जिंदा। उसने फिर उसके बाद नावल लिखा अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज,
अ क्लीन एंड वेल लाइटेड प्लेस, पहले लिखा अ क्लीन एंड वेल लाइटेड प्लेस। फिर एक और छोटा नावल लिखा, नॉवेल्टी लिखी, उसका नाम था अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज। जब वो नावल लिखा तो नावल फेल हो गया, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, उसके बारे गंदा नावल है। हेमिंग्वे से लोग पकड़ के पूछते थे कि जनाब वो आपने नावल लिखा था। उसने मुझसे पूछते हो, मैं नोबेल प्राइज याफ्ता हूँ, मुझसे पूछते हो कि नावल मैंने कैसे लिखा है, वो फेलियर है या कामयाब है। तो ये चीज उसके दिल को लग गई ना कि मैं नोबेल प्राइज याफ्ता हूँ और मुझसे लोग अब पूछते हैं कि तुम्हारा नावल नाकाम है। तो जब ये चीज उसके दिल पर लगी तो उसको एक बीमारी हो गई, तो कहते हैं पर्सिकेशन मेनिया। पर्सिकेशन मेनिया ये एक हजानी कैफियत होती है, जहन के डिस्टर्बेंस हो जाती है। आपको पता है दो चीजों का शौकीन था, एक मैरी मेकिंग लव अफेयर और दूसरे ड्रिंक शराब। दो चीजें बहुत ज्यादा थी हेमिंग्वे की जिंदगी में। डॉक्टर के पास किया, डॉक्टर ने कहा हेमिंग्वे साहब शराब नहीं पीनी, मैरी मेकिंग नहीं करनी, ये दो काम नहीं करने। कहते हैं मैरी मेकिंग एंड वाइन दैट इज लाइफ, मैं जिंदगी से शिकस्त खा जाऊं, यही तो जिंदगी है। कहते हैं मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, मैं तबाह हो जाऊंगा लेकिन मैं शिकस्त नहीं खाऊंगा। लेकिन बीमारी थी, उलझन बढ़ती गई, मसाइल बढ़ते गए, बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया, बैठ गया, अब लिख भी नहीं सकता था। तो एक ट्रीटी के मुताबिक उसने जब लास्ट अपने वर्ड कोट किए हैं हेमिंग्वे ने खुदकुशी से पहले, उसका मतलब ये बनता है उस पैरा का कि फारिग रहने से बेहतर है इंसान मर जाए, फारिग रहने से बेहतर है इंसान मर जाए। और क्योंकि हेमिंग्वे अब कुछ कर नहीं सकता था, उसने फिर आखिर में जाते जाते भी आपको एक लेसन दिया है कि आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, लेकिन आपकी जमीन के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, अपने मुल्क पर बोझ नहीं बनूंगा, अपने लोगों पर बोझ नहीं बनूंगा। आप सोचें कि आपके मुल्क के कितने लोग बोझ हैं इस जमीन के ऊपर, सोचें कितनी देर वो काम करते हैं, देखिए कितनी वो स्ट्रगल करते हैं, और वो शख्स अपने अंदर कितना सच्चा है। काफिर होने के बावजूद उसकी सच्चाई देखें, उसने जो नावल के अंदर कहा वो उसने कंफर्म किया, और मरते हुए खुदकुशी करते हुए दुनिया को फिर एक लेसन दे रहा है कि फारिग रहने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। ठीक है, तो उसकी खुदकुशी जो है, उसने अपने आप को जो मारा है, दैट इज क्वाइट जस्टिफाइड। ही हैज डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ बट ही इज नॉट डिफीटेड। उसे शिकस्त नहीं खाई, उसने अपने आप को तबाह किया है। क्लियर? So that was a novel of Hemingway. From the very next day, we will start its question answer. Okay? So nice of you.